सो यहाँ पे ध्यान देना है बेटा। सो पाथवे था, जो पाथवे है मैंने आपको लास्ट इसमें पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज कहाँ से एब्जॉर्ब किया हमारे बॉडी ने, कहाँ से एब्जॉर्ब किया, शॉर्ट में बता देती हूँ कहाँ से एब्जॉर्ब किया बेटा। सपोज ऐसे व्हीलीज निकाले थे हमने, ओके, यहाँ से हमने क्या एब्जॉर्ब, हमने मतलब किसने एब्जॉर्ब किया था, ये C6H12O6। कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा, ये व्हीलीज। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे आ रहा है बेटा, यस, ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। सपोज दिस इज C6H12O6, ये सेल तक आया, दिस इज अवर सेल, एनी सेल, ठीक है। तो अभी हमने हम देखेंगे इस डायग्राम में कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं या जो एयर इनहेल करते हैं वो कैसे पहुंचता है सेल तक। तो ये जो सपोज अल्वियोलाई है, अल्वियोलीज, अल्वियोली कहाँ पे होते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इन्होंने, इसने ब्लड के थ्रू क्या दिया है बेटा, क्या दिया है, ऑक्सीजन। मतलब अभी अपने सेल में क्या क्या है, क्या क्या है अपने सेल में, ग्लूकोज है C6H12O6, और क्या है बेटा, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। ना ऑक्सीजन हो गया तो अभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो क्या आपके ये क्या होंगे बेटा, CO2, H2O एंड यस एनर्जी। एनर्जी को ये क्या बोलते हैं हम, ATP, है ना। वो कैसे स्टोर होता है ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। सो ये किस में होता है, तो ये एकदम से होगा, एकदम से C6H12O6 और CO2 मिलेगा आपको, कि मीनवाइल कोई स्टेप होता है। यस बेटा, जो लोग थे एटलीस्ट वो बता सकते हैं मुझे। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस होता है। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, कि पायरुवेट बनता है ना, पायरुवेट, और पायरुवेट फिर इसके साथ रिएक्ट होके आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। ये सब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया। देन व्हाट आर द 3 वेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो मैंने आपको आज बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है। ये कहाँ पे होगा बेटा, ये कहाँ पे होगा, ये ब्रेकडाउन होगा, यस, C6H12O6 विल ब्रेक डाउन इन पायरुवेट्स, पायरुवेट्स। ये किस में होगा बेटा, यस, किस में होगा, बोलते रहो, साइटोप्लाज्म। किस में होगा, साइटोप्लाज्म। और पायरुवेट से ये जो एनर्जी निकल रही है ये कहाँ पे होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देन और एक वे है, और कौन सा वे है जिससे एनर्जी निकलती है, इससे कितना एनर्जी निकलेगा, 38 ATP। कितना निकलेगा, 38 ATP, ठीक है। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो, सॉरी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, यस, मतलब ये यहाँ पे मैंने 2 ऐसे करना है, ठीक है। इन अवर मसल, इन अवर मसल सेल, मसल सेल, तो ये भी कहाँ पे होगा बेटा, कहाँ पे होगा ये प्रोसेस, अनएरोबिक का भी कहाँ पे होगा, मतलब कौन से पार्ट में होगा, ये वाला कहाँ पे हुआ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये भी कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सोच के बताना है मुझे ये कहाँ पे होगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बेसिकली अपने बॉडी को, मतलब सेल को जो एनर्जी चाहिए वो निकाल रहा है, किससे, ग्लूकोज से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दिस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट, ईस्ट सेल में। कैसे होता है बेटा, क्या मिलेगा आपको, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। तो वी आर ह्यूमन, बट अपने मसल सेल अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एसर्शन में थोड़ा ध्यान में रखना है ना, कि वी ऑलवेज डू एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे वगैरह आ सकता है। तो यू हैव टू थिंक कि अपने मसल सेल हम में ही है ना, हमारे बॉडी में ही है। तो वो कभी कभी क्या करते हैं बेटा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। जो वॉलेंटरी मसल्स है, जैसे लेग के अपने हाथ के मसल है, वो
अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। तो लैक्टिक एसिड, ये आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर वुड बी द क्रैम्प इन अवर मसल। तो क्यों आता है क्रैम्प? क्योंकि आपको इतना ही लिखना है कि मसल सेल डू कौन सा रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द प्रोडक्ट्स आर व्हाट, लैक्टिक एसिड, एंड ड्यू टू दैट अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन दैट सेल हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, क्या हुआ? लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से ही होते, बेसिकली वी आर नॉट बॉर्न टू डू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, बट वो एक्सरसाइज के वक्त क्या होता है, एनर्जी कम पड़ती है तो वो सेल को समझ में नहीं आता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में अब्सेंस, मतलब अब्सेंस नहीं बोल सकते, थोड़े बहुत ऑक्सीजन में वो अपना काम चलाने की कोशिश करती है ना, तो वो उसमें फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड तैयार होता है। तो लैक्टिक एसिड के लिए अपने बॉडी बनी नहीं है, तो इसलिए वी गेट क्रैम्प। ठीक है, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? ठीक है, सो ये डिफरेंट पाथवे है, आपको एक टेबल में करना है बेटा। कैसे करना है, कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे? एक ही टेबल में कैसे करेंगे हम लोग? कैसे, देखो, C6H12O6 एरो करना है इन साइटोप्लाज्म, क्या मिलेगा आपको? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के ये 3 एरो निकालना है। लास्ट टाइम हमने किया था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वेर प्रेजेंट, ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से व्हाट आर द प्रोडक्ट, क्या होंगे प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। ये कहाँ पे होगा बेटा, वो भी लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इन अवर मसल सेल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एंड इन ईस्ट सेल क्या होता है, फर्मेंटेशन, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। तो ये सारे क्या होते हैं, पाथवे है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ऐसे आपको आ सकता है, तो कौन सा लिखना है आज? अच्छा हो गया मैंने फॉर्मूला शीट के लिए वो सब ये डाल दिया वर्ड कि पाथवे क्या होता है। तो दीज आर द पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते बेटा, मुझे पीछे जाना पड़ेगा इधर। ठीक है, अभी हमने तो ये देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन भी लिख के दिया था, व्हाट इज रेस्पिरेशन? यस, हाँ, क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। सेल ऑब्टेन एनर्जी, कैसे ऑब्टेन करती है एनर्जी? यस, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। हम प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, लेकिन ग्लूकोज से ही क्यों, हमने ग्लूकोज ही क्यों लिखा? फैटी एसिड, अमाइनो एसिड ऐसे क्यों नहीं लिखा? एनर्जी फॉर्म वाला, मैक्सिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी अवर बॉडी गेट फ्रॉम द ग्लूकोज, है ना। अगर नहीं मिला उसको ग्लूकोज, तो फिर वो क्या करेगी, फैट से वो एनर्जी निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, हो, याच्यात होता ग्लायकोजन मध्ये बेसिकली। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने अभी देख लिया कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है। अभी सबको पता है वी रेस्पायर, और हम तो ब्रीदिंग वर्ड ही यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, आउटर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीथ जिसको बोलेंगे, और जो इनर लेवल, जो सेल्यूलर लेवल पे होता है, वो दूसरा रेस्पिरेशन है। मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है कि उस ग्लूकोज से क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालना है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके लिए जो ऑक्सीजन लगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी ब्रीदिंग कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन मतलब फर्क समझून घ्या, उसमें का डिफरेंस समझो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेन करती हूँ। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। सो अभी कैसे हम ऑक्सीजन, मतलब इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स में से 2 इसमें हम करेंगे। तो ह्यूमंस में क्या होता है, दिस इज अ नेजल पैसेज, ये वाला जो पैसेज है, ये वाला, दिस इज अ नेजल कैविटी। ओके, ये क्या है, नेजल कैविटी है। वहां से हम क्या करते हैं, एयर क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना, मतलब वी ब्रीथ इन। ओके, फिर वो फैरिंग्स में जाता है। यहाँ पे देखो, फैरिंग्स नहीं लिखा, लिखा हुआ है, ये फैरिंग्स है, दिख रहा है क्या आपको?
यहाँ पे देख लेना अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो। सो दिस इज नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फैरिंग्स है, उसके बाद लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स मतलब और वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिंग्स। मतलब एयर कैसे अंदर जा रहा है, देखो नेजल कैविटी से, नॉस्ट्रिल से कहाँ पे गया ये? फैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद किस में जाता है बेटा? ट्रेकिया में। किस में जाता है ये? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में क्या होते हैं? ऐसे ट्रेकिया में क्या होते हैं? ऐसे सी शेप कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया में क्या होता है? ये जो बताया ना यहाँ पे, सी शेप कार्टिलेज होता है। ओके, पहले एक बार सुन लो। मतलब अभी ट्रेकिया एक ही, विंड पाइप, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। लंग्स में जाने के बाद ट्रेकिया क्या होता है? दो हिस्सों में डिवाइड होता है। उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बेटा इसको? ब्रोंकाई। और ब्रोंकी भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है। ब्रोंकाई और डिवाइड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। ये क्या है? ब्रोंक्यूलस। दो होते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाले ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। अभी ब्रोंक्यूल भी और क्या होते हैं? एयर लाइक बलून में, मतलब उस बलून टाइप सैक में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? जिसको कहते हैं अल्वियोलाई। तो सपोज अभी अपना एयर अपने बॉडी में कैसे जा रहा है, देखो नॉस्ट्रिल, एरो किया मैंने, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, अल्वियोलाई। आया समझ में कैसे जा रहा है? नॉस्ट्रिल्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, अल्वियोलाई। ठीक है, इतना समझ में आया? ये अल्वियोलाई तक गया अभी, ठीक है। तो अभी एयर कैसे जाता है बेटा, देखते हैं वो हम। एयर मतलब वी से दैट कि मैंने ऑक्सीजन ब्रीथ किया, लेकिन अभी एयर में ओनली ऑक्सीजन इज देयर। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन रिच एयर मैंने ब्रीथ किया, है ना? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यहीं पे ऑक्सीजन भर भर के ये रूम में अभी? ओनली नो, एयर इज देयर। एयर में का अपनी बॉडी बस क्या ले रही है? तो नाक से ही ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है क्या? नहीं। अल्वियोलाई में जाने के बाद बस वो क्या ले रहा है? ब्लड वेसल्स क्या ले रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन ले रहे। वो एयर वैसे के वैसा है। आ रहा है समझ में? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो हमने क्या क्या देखा, मेरे साथ बात करना है बेटा। नॉस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी, यस, नेजल कैविटी के बाद फैरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद बेटा क्या बोलते हैं उसको? ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलस इज अ सिंगुलर, एल्वियोलाई इज अ प्लूरल। ओके, तो अभी ये एक नहीं होता ऑब्वियसली। अभी ध्यान में देना है बेटा, जैसे हमने देखा कि वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, मोस्टली 38 ATP वुड बी ड्रॉन फ्रॉम दैट वन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी निकल सकती है एरोबिक से? 38 ATP। ओके, तो अभी वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बीइंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनर्जी नीड इज वेरी हाई। सो क्या प्रिफरेबल है? हम क्या करें? एरोबिक रेस्पिरेशन करें। तो अपने बॉडी को वैसा डिजाइन चाहिए, है ना, कि कहीं से जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो ब्लड में। ओके, तो ऑक्सीजन अपने बॉडी में कहाँ से एब्जॉर्ब होता है बेटा? नाक से नहीं होता। कहाँ से होता है? अल्वियोलाई से होता है। नाक में ऐसे ब्लड वेसल्स नहीं है जो यहीं से ऑक्सीजन लेके जा रहे है, नाक में भी ब्लड वेसल, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है? ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है बेटा? ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? यस, एल्वियोलाई से। तो आपको क्या लगता है ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? मतलब नेचर ने कैसे इसको डिजाइन करना चाहिए? अगर इतने बड़े बॉडी के लिए वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने वाला है और एवरी सेल तक ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो कैसे होना चाहिए वो? सरफेस, हाँ, बलून लाइक, मतलब सरफेस एरिया कैसे होना चाहिए बेटा? सरफेस एरिया कैसे होना चाहिए? ऑब्वियसली लार्ज,
ये अपना ही नहीं, हर एक जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उस ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चर जो रहेगा जहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा वो कैसे होना चाहिए बेटा? स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब टू द बॉडी, ये कैसे होना चाहिए? सरफेस एरिया कैसे होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो मुझे ये बताना अभी आपने कि सपोज ये अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं, इसको अगर आप ब्रॉड करोगे तो ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर आया, यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर आया, तो ये दीज आर प्रोवाइडेड विथ, किससे प्रोवाइड होते हैं बेटा ये? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे ब्लड वेसल्स होते, क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे निकाल के बताती हूँ। सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, तो यहाँ पे ब्लड है, ओके ब्लड है, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? O2 को क्या करेगा? अंदर लेगा। इसमें CO2 होगा, वो क्या करेगा? इसको दे देगा। तो इसलिए वे कैसा होना चाहिए, मतलब आपने बोला कि स्ट्रक्चर सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? अपने आप अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे इन एंड आउट, तो उसका सेल्यूलर मतलब उसका सरफेस कैसे होना चाहिए? थिक होना चाहिए, थीन होना चाहिए। मतलब ये जो उसका ये रहेगा, क्या रहेगा? सरफेस रहेगा, वो कैसे होना चाहिए? सरफेस कैसे होना चाहिए बेटा? उसका थीन होना चाहिए। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है, तो ही वो आपको लिखते आता है। डायरेक्टली इतना बड़ा रेस्पिरेशन लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। ओके तो सरफेस कैसे होना चाहिए? इसका थीन होना चाहिए। क्यों थीन होना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाने वाला है, और ब्लड में जो CO2 है वो कहाँ आने वाला है बेटा? उसके अंदर आने वाला है। आ रहा है समझ में? तो ये अल्वियोलाई कैसे डिजाइन होते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, या हाउ आवर लंग्स आर डिजाइन, हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिजाइन टू गेट मैक्सिमम एयर और मैक्सिमम ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। आ रहा है समझ में? तो ऐसे लंग्स बड़े होते हैं अपने, ऐसे नहीं लिखना है। लंग्स अपने बड़े होते ही है, लंग्स 2 लोब्स रहते हैं लंग्स को, ठीक है। लेकिन उसमें बेसिकली अल्वियोलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? ब्लड। ओके और थीन होने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहेंगे हम लोग। सरफेस थीन होना चाहिए। किस लिए थीन होना चाहिए बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आ रहा है इतना समझ में? ओके तो अभी ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 2 मतलब हुए। क्या क्या? सरफेस एरिया बढ़ गया और सरफेस एरिया थीन है। तो ये डेलिकेट होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा डेलिकेट। तो ये अगर आउट साइड ऑफ द बॉडी रहता तो डैमेज हो जाता। इसलिए बॉडी ने खुद को कैसे डिजाइन किया है? वो कहाँ पे रहते हैं? हमेशा बॉडी के अंदर रहते। अल्वियोलिस कहाँ पे है? अपने लंग्स के अंदर है। दे आर प्रोटेक्टेड। क्योंकि अगर ये इतने थीन है, इतने डेलिकेट है, तो ये क्या होगा? जल्दी से डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए बॉडी क्या करती है? इनको अपने अंदर रखती है, या बॉडी इज डिजाइन लाइक दैट। ओके तो फिर आपको इतना समझ में आया कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने वाला है अल्वियोलाई से वगैरह, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, तो उसके वहाँ तक ऑक्सीजन जाने के लिए कुछ पाथवे चाहिए, रूट चाहिए कि नहीं? तो ये अपना रूट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना। तो सबसे अंदर, सबसे प्रोटेक्टेड कौन सी चीज़ है अभी अपने लंग्स में? रिब्स में होती है ना। कहाँ पे होते? लंग्स कहाँ पे होते? रिब्स में होते। तो वो कितना प्रोटेक्टेड होता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। क्यों अल्वियोलाई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए
कि इट इज़ वन सेल थिक, इट इज़ वेरी डेलिकेट, है ना, सरफेस इज़ वेरी थिन फॉर द गैसियस एक्सचेंज, फॉर प्रॉपर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस और प्रॉपर वर्क। और देन और क्या बोल सकते हो कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। तो इसलिए ये क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। इतना सबको समझ में आया? इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्या करना है बेटा, आपने ये रेस्पिरेशन का ये पैसेज ध्यान रखना है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर याद से करना है, अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर याद से करना है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपना ऑक्सीजन अपने एवरी सेल तक वहीं से आएगा, तभी हमको एनर्जी मिल रही है ना। हमने देखा कि एनर्जी कैसे होती है, वो पाथवे अलग है, और ये क्या है, वहां तक ऑक्सीजन जाने के लिए जो क्या है, ये रास्ता है, दिस इज अ पाथ। और इसमें से ब्लड में जाने के बाद फिर ब्लड क्या करेगा बेटा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और वहां पे फिर क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। आ रहा है समझ में? आपने कभी एक्वेरियम में अगर देखा होगा, या कहीं वो क्या बोलते घर पे फिशेस रखते, उसको क्या कहते रे, फिश टैंक में फिशेस को देखा होगा, तो वो हमेशा उसका मुंह चलते ही रहता है ना। तो वो रेस्पायर करते रहते या ब्रीथ करते रहते, तो वो क्यों उसका मुंह चलते रहता है, खाती रहती है वो। यस, मतलब उनमें लंग्स है क्या बेटा, उसमें लंग्स है, नो। ओके, फिर वो क्या करते हैं, गिल्स होते हैं, तो गिल्स भी हिलते रहते हैं, लेकिन उसका मुंह भी चलते रहता है। तो वो क्या करते हैं बेटा, टेक वाटर फ्रॉम द माउथ और दैट फोर्स टू द गिल्स। जो वाटर है वो गिल्स पे फोर्स करते हैं, वहां से डिजोल्व ऑक्सीजन गिल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब दैट ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब टू द ब्लड। आ रहा है समझ में? फिश क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं फिश, स्विम करते हैं। क्या करते हैं फिश, क्या करते हैं, क्या करते हैं फिश, कहाँ से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन थ्रू माउथ। और क्या करते हैं, ये जो वाटर है, सॉरी, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं करते, टेक इन वाटर थ्रू माउथ। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर वो क्या करते हैं, गिल्स के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स दैट वाटर टू द गिल्स। और फिर गिल क्या करते, गिल से क्या होता है, दैट डिजोल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में। डिजोल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब टू ब्लड। मतलब जैसे अपना अल्वियोलाई हैव रीच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, वैसे गिल्स ऑल्सो हैव द रीच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। जहाँ पे भी कोई भी चीज एब्जॉर्ब होगी ना बेटा, आपने देखा विलीज आर ग्रेटली सप्लाइड विद दैट और रिचली सप्लाइड विद दैट ब्लड वेसल टू एब्जॉर्ब व्हाट, फूड, डाइजेस्टेड फूड। जैसे ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स होने चाहिए। वैसे ही आपको एल्वियोलाई से अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है तो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू कैसे होगा, अगर ब्लड वेसल्स रहेंगे। आया समझ में? तो गिल्स का भी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, उसमें भी बहुत सारा नेटवर्क रहता है ब्लड वेसल का। इसलिए फिश माउथ से पानी अंदर लेती है और वो पानी किसके ऊपर फोर्स करती है, गिल्स पे। और गिल्स हैव दैट कैपेसिटी टू टेक दैट डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब वहीं से वो क्या करता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है। गिल्स नहीं, ब्लड ही एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली। अभी गिल्स उसके लिए बने हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वी कान टेक और ब्रीद इन वाटर, क्योंकि हमें लंग्स होते, तो लंग्स वो डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती अपनी बॉडी, ठीक है। फिशेस वो कर सकते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते। इतना समझ में आ रहा है? ओके इसमें बेटा क्वेश्चन ज़्यादा इस पे रहेगा, किस पे, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर पे। एक पॉइंट रह गया, वो मैं बता देती हूँ। जब ये प्रोसेस चल रहा है एक्सहेलेशन इनहेलेशन का, तो ये साइकिल है एक, है ना, इनहेल किया एक्सहेल किया, तो हमेशा लंग्स क्या करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रखते हैं। मतलब मेरा लंग पूरा खाली नहीं हुआ है जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, कुछ अमाउंट ऑफ एयर वो उसने अपने पास रखी हुई है।
किस लिए रखी हुई है? कि सफिशिएंट टाइम मिले, किसके लिए? टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड टू द ब्लड। ये मैं लिख के देने वाली हूँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम इन लंग? व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? तो हमने पढ़ा ही नहीं रहता वो टेक्स्ट बुक को, तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से पार्ट से वो क्वेश्चन है। तो व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम है उसमें, पढ़ा तो समझ में आएगा ना बेटा। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? lungs always have residual volume when we breathe out. मतलब जब मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ तब भी मेरे लंग में क्या, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है, उसमें खाली नहीं है लंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल का मतलब समझते हो? हाँ, मराठी में बोलते हैं ना, देने के बाद थोड़ा बाकी रहना, शिल्लक असणे, त्याला रेसिडुअल वॉल्यूम असं म्हणतात, ठीक है। मतलब मैंने, मेरी बॉडी एक्सहेल कर रही है, CO2 को बाहर कर रही है, लेकिन जो एयर है थोड़ा बहुत बाकी है मेरे लंग्स में, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके का? तो अभी क्या होगा ना बेटा, अगर मेरा लंग पूरा खाली हो गया तो शायद एयर जो मैंने ब्रीद इन किया था, सफिशिएंट टाइम अगर नहीं मिला जब मैं CO2 बाहर कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सफिशिएंट टाइम चाहिए ना, वहाँ पे पंपिंग सिस्टम है क्या कि इधर बटन दबाया वो ऑक्सीजन गया इधर आया, ऐसे नहीं, चलो तुम बाहर जाओ अभी, ऐसे नहीं है बेटा, है ना। एयर रीच, ऑक्सीजन रीच एयर गया, ठीक है, उसको थोड़ी देर क्या होगा बेटा, वहां पे रुकना पड़ेगा कि ब्लड उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, है ना। अभी मैंने जो ब्रीद इन किया है एयर, वो अभी बाहर आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये अपना साइकिल चलते रहेगा। अभी मैंने जो ऑक्सीजन ब्रीद इन किया है वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, CO2 उसमें आके ब्लड क्या करेगा, उसको एक्सहेल करेगा। CO2 कहाँ से आया रे? जब मैं एक्सहेल करती हूँ कहाँ से आया CO2? मैंने तो O2 इनहेल किया था, CO2 कहाँ से आया? ब्रेकडाउन में हमने देखा है ना कि CO2 H2 और एनर्जी, तो CO2 जो है वो भी कहाँ पे बनाए? देखो कहाँ पे बनाए, घर पे बनाए, हाँ कहाँ पे बनाए हैं? CO2 घर पे। कहाँ पे बनाए CO2? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कहाँ पे बना है बेटा? सेल पे, ठीक है। ऑक्सीजन किसने लाके दी आपके सेल के पास? हाँ, अल्वियोलाई ने नहीं लाया बेटा, किसने लाया? ब्लड ने। तो ब्लड जब ये ऑक्सीजन देगा ना बेटा, तब भी क्या ले लेगा? CO2 ले लेगा वहां से। तो ले लेगा मतलब एक हाथ से दे एक हाथ से ले, ऐसे नहीं, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो सब्सटेंस मूव करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। मतलब अभी ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सेल में अभी नहीं है, तो वो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है थ्रू दैट मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहा है, तो अभी ये डिफ्यूजन हो गया। अभी CO2 कहाँ पे है? सेल में है। ब्लड में है क्या? वो नहीं है, तो वो CO2 मूव करेगा फ्रॉम सेल टू द ब्लड सेल। आ रहा है समझ में? इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव टेक्निक। पैसिव मतलब उसके लिए अपने बॉडी को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, डिफ्यूजन अपने आप होता है, ओके। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं आती हूँ, मुझे याद दिलाना कि वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बताने के लिए। तो मेरा अभी पॉइंट ये है, भूलने से पहले बोल देती हूँ, सेल में कहाँ, सेल में क्या है बेटा? CO2 है। वो CO2 अभी कहाँ पे आया? अल्वियोलाई के पास आया। रिवर्स मारो, अभी अल्वियोलाई से ब्रोंक्यूलस और फिर ब्रोंकाई, ट्रेकिया, हाँ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, ठीक है। जैसे O2 अंदर आएगा वैसे ही CO2 बाहर जाएगा, ऑब्वियसली। तो वो O2 आने का प्रोसेस आपको पता है, तो वहीं से CO2 जा रहा है,
है ना। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम अपनी बॉडी क्यों रख रही है, ये जो प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। थांब थोड़ा वेळ म्हणून चालेल का, नहीं चलेगा। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्यों रहेगा बेटा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्यों रहेगा, टू गेट, ये आंसर है बोर्ड का बेटा, सफिशिएंट टाइम, लिख सकते हो, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गेट रिलीफ, और रिलीज लिख देती हूँ मैं, एंड रिलीज ऑफ, यस क्या लिखेंगे बेटा, रिलीज ऑफ CO2। हो, हां मला नाही कळलं काय म्हणाले। वो ना किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो प्राणायाम वगैरह अभी वो योगा प्रैक्टिस है ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम्हें कितने फास्ट वो ऑक्सीजन लगेगा, है ना। कि हम जब सांस रोक के रखते हैं अपनी, तो क्या होता है, CO2 भर जाता है ना। तो वो हम ये नहीं कर पाते, उसको झेल नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, सांस छोड़ देते हैं, मतलब एक्सेल कर देते और फिर से O2 ले लेते। तो अपनी बॉडी ये पूछती नहीं है कि O2 अभी लेना है, जब करेंगे तो एकदम से वो सांस भर लेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, O2 ले लेंगे। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम रहता ही, वो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एवरी ब्रीद इन ब्रीद आउट जो हो रहा है, तो तुम्हारा लंग खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता। बीइंग अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अपना एनर्जी नीड इतना हाई है कि अभी मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, अभी लंग खाली है, ऐसे हो ही नहीं सकता। वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा बेटा, उसको टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में। तो ऑक्सीजन अगर पहुंचेगा तो एनर्जी डिराइव होगी, तो मुझे एनर्जी फील होगा, नहीं तो फिर वीक फील होगा। और हमें लगता है कि मैं चल रही हूँ, मैं जॉगिंग कर रही हूँ, मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, तो मुझे एनर्जी लग रही है। हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, उसको भी एनर्जी लग रही है ना। तो उसके लिए ऑक्सीजन का नीड, हमें बेसिकली एनर्जी का ही नीड बहुत ज़्यादा है। और ऑक्सीजन, ग्लूकोज से एनर्जी निकलने के लिए फिर किसका नीड चाहिए, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का। आ रहा है समझ में? लंग्स मध्ये म्हणजे हां हां बरोबर ना, लंग्स ते मसल वगैरह असेल ना, होणार ना बेटा। हार्ट सबको पंप करके दे रहा है ब्लड, तो हार्ट के मसल को भी काम करने के लिए चाहिए, तो वो भी ब्लड उसके पास भी रहेगा ही ना। वैसे ही एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल, वी हैव 220 टाइप ऑफ सेल, टाइप अपने ह्यूमन बॉडी में 220 टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, लेकिन टाइप कितने हैं, 220, 220 टाइप के सेल है। सबको एनर्जी लगती है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता पता है आपको, किस में नहीं होता, आरबीसीज में। क्यों नहीं होता, मतलब वही एनर्जी निकालते बैठता ना फिर। ठीक है, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। हाँ प्लेटलेट मध्ये पण अभी ध्यान देना है बेटा। हाँ मैं क्या बता रही थी आपको, अभी फिर से ये सब आप नोट करके रखो, ये जो मैं बोल रही हूँ वो सारे आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन वगैरह देख के मैं बोल रही हूँ कि अपने बॉडी में, या बीइंग अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला आपको कि डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा सेल के, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच आउट दैट ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ बॉडी, ओनली डिफ्यूजन प्रेशर काफ़ी नहीं है। सो देयर इज वन पिगमेंट इन अवर ब्लड, एक ब्लड में अपने पिगमेंट है, उसका नाम क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसको HB आपने सुना होगा, HB कम है। तो HB कम है तो ऐसा क्या काम है HB का, HB कम होने से मुझे वीक क्यों फील हो रहा है, क्योंकि जो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन कर रहा है बेटा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ध्यान से सुनना है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कर रहा है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन जाएगा क्या मेरे एवरी सेल तक, नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी निकलेगी क्या बेटा, नहीं निकलेगी। तो एनर्जी नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई फील वीक,
टायर्ड। आ रहा है समझ में? तो क्यों है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्यों है, ध्यान से सुनो। व्हाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्यों नीड है? क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता है, ऑक्सीजन का डिजॉल्विंग ब्लड में क्या है, कम है, इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट मीट दैट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और एवरी सेल तक वो नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, Hb ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहां तक गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके सेल तक गया। सेल को क्या दे दिया उसने, ऑक्सीजन दे दिया। सेल को क्या दिया, सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड में आया समझ में? मतलब हीमोग्लोबिन भी अंदर नहीं जाता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया है ना, ऑक्सीजन उससे निकल गया और हीमोग्लोबिन फिर से वापस ब्लड में अपना काम करने के लिए चालू। आ रहा है समझ में? सो ये ध्यान में रखना है कि क्या पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है बेटा, क्या नाम है, Hb हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Hb ऐसे पेपर में नहीं लिखना, पूरा लिखना आप लोग, हीमोग्लोबिन। हाँ ये लिखा है ना ऑक्सी, ये मत लिखो Hb मतलब ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही वर्ड लिखो, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन क्या फॉर्म करेगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेल को ऑक्सीजन दे देगा, सेल अपना एनर्जी डेरिवेशन का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन लेके, ये ब्लड में फिर से हीमोग्लोबिन चला गया। आ रहा है समझ में? फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं है रे जरूरत, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत है? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन दे दिया, उसके साथ कंबाइन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर से उसको वापस लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही होके क्या कर सकता है, ब्लड में डिजॉल्व होके क्या होता है, अपने अल्वियोलाई से बाहर आता है। मतलब ब्लड टू अल्वियोलाई, चलो मेरे साथ बोलो, ब्लड टू अल्वियोलाई, सेल टू ब्लड, ब्लड टू अल्वियोलाई, वापस जा रहे रिवर्स। अल्वियोलाई से CO2 ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स और फिर नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। आया समझ में? तो CO2 का रिवर्स पाथ रहेगा O2 का। हाँ हाँ हो ना, सांगितलं ना मी आता, कुठे सब अपने ऑर्गन्स ब्लड से सप्लाइड है ना, तो उनको भी रहेगी, लगेगी एनर्जी ऑब्वियसली। आधीपासून कसं असेल बेटा, हो अल्विओलाई मध्ये ऑक्सीजन रिच एयर इज देयर, हाँ, तो वो सेल को ट्रांसफर कर रहा है, तो हो सकता है ना वो ब्लड लंग तक भी पहुंचे, लंग के पास भी वो ऑक्सीजन लेके जाए, क्योंकि वहीं पे भी, वहां पे भी एनर्जी डिराइव होगी। लगेगा ना बेटा उसको काम, तो उसको काम है तो एनर्जी तो लगेगा। एवरी सेल नीड एनर्जी, और एवरी सेल में लगता है ये एक दूसरे के लिए काम नहीं करते है ना, तू आज एनर्जी मत निकाल, मैं निकाल के देता हूँ तुझे, तेरे घर तक पहुंचा देता हूँ, ऐसे नहीं होगा बेटा। एवरी सेल विल डिराइव एनर्जी, तो एवरी सेल अगर एनर्जी डिराइव कर रहा है तो लंग के सेल को भी एनर्जी लगेगा, तो वो भी वैसे ही पहुंचेगा। ठीक है, वो भी CO2 अल्वियोलाई तक लाके देगा। ठीक है, आया समझ में? तो CO2 क्या होता है बेटा, CO2 कैसे आता है, CO2 डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होता है, और डिफ्यूजन से क्या होता है, ये ब्लड में आता है, बाय डिफ्यूजन ये कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है।
तो जैसे ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन, वैसे CO2 कौन कैरी कर रहा होता है, पता है आपको? CO2 कौन कैरी कर रहा होता है, प्लाज्मा। ये मेंशन करके रखो। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज में जो रहता है। ये Hb कहाँ पे रहता है बेटा, आरबीसीज में। कहाँ पे रहता है, रेड ब्लड कार्पस्कल, ठीक है, उसमें रहता है। नहीं, हां, वॉटर असण्यापेक्षा प्लाझ्मा काय म्हणू, हाँ एक फ्लूइड टाइप सब, हाँ वाटर, वाटर तो रहता ही है ब्लड में, सबसे ज़्यादा वाटर ही है अपने, ठीक है। आया इतना समझ में? हो, ये लिखा क्या बेटा आपने? नहीं, ठीक है। ये तो हुआ था अपना, यहाँ से लिखो। मनस्वी, आपको कुछ डाउट है? नहीं मिस। ओके, तुम्ही आधीच लिहिलं.